अगर किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो क्योंकि धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 9 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर है ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आप जनवरी से लगाए अब तक के सारे पीडीएफ और वीडियोस में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस है इसको हम 8 नवंबर को हर साल मनाते हैं और 2021 के विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। और आपको तो जो आपका विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये दिन 1895 में विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। और जो विश्व रेडियोलॉजी दिवस है या फिर विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था 2012 में। याद रखिएगा 2012 से हम हर साल विश्व रेडियोग्राफी दिवस मना रहे हैं और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व शहरीकरण दिवस जिसको हम विश्व नगर नियोजन दिवस या फिर वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं तो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व शहरीकरण दिवस यानी कि वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे है यानी कि विश्व नगर नियोजन दिवस है ये 8 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और देखिए जो आपका ये वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे है ठीक है इसका जो आयोजन है ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स के द्वारा किया जाता है हर साल। और देखिए इस दिन की स्थापना यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा ने योजना बनाने में सार्वजनिक और व्यावसायिक रुचि को आगे बढ़ाने के लिए किया था। तो याद रखिएगा कि विश्व शहरीकरण दिवस जिसको विश्व नगर नियोजन दिवस भी कहते हैं या फिर वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं ये 8 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि 2022 क्यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए एशिया के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं यानी कि एशिया महाद्वीप में चाहे कोई भी देश हो उन सभी देशों के टॉप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है 2022 क्यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से। तो इसमें जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है सिंगापुर जहाँ पे स्थित है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ठीक है। तो सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को जो है लगातार चौथे साल पहला स्थान प्राप्त हुआ है क्यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, इसको याद रखिएगा। और 2022 का जो आपका क्यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो इसमें देखिए दूसरे स्थान पर चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा और इसमें तीसरे स्थान पर आपका जो है सिंगापुर का नानयांग प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय रहा। तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भारत के शिक्षण संस्थानों की बात करें तो देखिए जो आपका क्यूएस एशिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है तो इसमें भारत के शिक्षण संस्थान आईआईटी बॉम्बे को 42वां स्थान मिला है, आईआईटी दिल्ली को 45वां स्थान मिला है। यानी कि टॉप 50 में जो है हम कह सकते हैं कि केवल भारत के 2 शिक्षण संस्थानों को ही जगह मिली है और ये शिक्षण संस्थान है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। देखिए एक और यूनिवर्सिटी जो है ये पिछले साल टॉप 50 में शामिल था जो था आईआईटी मद्रास ठीक है, लेकिन इस बार आईआईटी मद्रास को टॉप 50 में जगह नहीं मिली, ये अपना 4 स्थान लॉस करके 54वें स्थान पर है इस साल। देखिए कुल 500 दुनिया एशिया महाद्वीप के कुल 500 शिक्षण संस्थानों की जो लिस्ट बनाई गई तो इसमें जो है भारत के 118 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक मिली यानी कि एशिया महाद्वीप में जो टॉप 500 सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान हैं तो इन 500 में कुल 118 भारत के हैं ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए कंपैरेटिव चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं इसलिए मैं कंपैरेटिव चीज़ें बताता हूँ ताकि क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जो आपका क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 है ठीक है तो इसमें टॉप 200 में यानी कि देखिए 500 की लिस्ट तो जा रही हुई लेकिन अगर टॉप 50 टॉप 100 टॉप 200 की ऐसे बात होती है तो टॉप 200 की बात करें तो इसमें 18 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। यानी कि देखिए टॉप 50 में मैंने बताया अभी आपको टॉप 50 में केवल 2 शिक्षण संस्थान हैं, कौन कौन से मैंने बता दिया
अभी हम बात कर रहे हैं टॉप 200 की, तो इसमें केवल 18 भारतीय शिक्षण संस्थानों के नाम शामिल हैं और इनके नाम यहाँ पे देखिए मैं आपको दे दूँ, अभी बता दूंगा। थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें उसको हम जान लेते हैं पहले। देखिए भारत से जो आपका आईआईटी बॉम्बे है ये एशिया रैंकिंग में सबसे आगे है और आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग मैंने आपको बता दी ये 42वें स्थान पर है। देखिए इस बार इसको 5 स्थानों का लॉस हुआ है आईआईटी बॉम्बे को, 5 पायदान ये नीचे खिसक गया है। अब ये 37वें स्थान पर जो है पहले था और 42वें स्थान पर आ गया है। और देखिए जो आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है ये किस आधार पर तैयार किया गया, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है तो इसने रैंकिंग तैयार करने के लिए 11 प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया और इसमें शिक्षकों और नियोक्ताओं का स्तर, पीएचडी की डिग्री धारण करने वाले कर्मचारियों की संख्या और विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का अनुपात शामिल है। ठीक है, तो ये सारे मानक के आधार पर जो है ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो आइए अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये टॉप 200 का सूची है, ठीक है, टॉप 200 में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। तो मैंने बता ही दिया पहले कि 18 भारतीय शिक्षण संस्थानों के नाम शामिल हैं टॉप 200 में। कौन कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे। देखिए आईआईटी बॉम्बे का अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान कौन बनकर उभरा है? आईआईटी बॉम्बे, जो कि 42वें स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर 45वें रैंक पर आईआईटी दिल्ली है और भारत में तीसरे और एशिया में 54वें रैंक पर आईआईटी मद्रास है। फिर उसके बाद फिर आईआईटी बेंगलुरु, आईएएससी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी खड़गपुर है, फिर कानपुर है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जो है टॉप 200 में जो है 107वें स्थान पर रखा गया है। आईआईटी रुड़की को 109वें, आईआईटी गुवाहाटी को 119वें, कलकत्ता यूनिवर्सिटी को 154वें, हैदराबाद विश्वविद्यालय को 156वें और जादवपुर यूनिवर्सिटी को 162वें, आईआईटी इंदौर को 178वें, सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी को 180वें रैंक पर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 181वें स्थान पर और रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को 183वें स्थान पर और जामिया मिलिया इस्लामिया को 186वें स्थान पर रखा गया है एशिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में, और इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। तो देखिए जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने अभी हाल ही में, और आपको बता दूं इनकी नियुक्ति के बाद ओडिशा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 18 हो गई है। आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओडिशा की राजधानी क्या है और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं और ओडिशा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार बताता हूँ। आप जरा बताइए कि ओडिशा की बॉर्डर जो है ये कितने राज्यों की के साथ सीमा बनाती हैं, मतलब ठीक है, यानी कि ओडिशा की बाउंड्रीज बतानी है, ओडिशा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। पांचवा प्रश्न है कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे जो है सर्वे में पहला स्थान मिला है। तो देखिए द डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में पहले स्थान पर आपके काबिज हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि ये अभी भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। ठीक है, देखिए दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट अभी हाल ही में जारी की गई और इन 13 लोगों में पहले स्थान पर पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये 6वें स्थान पर हैं सूची में, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये 10वें स्थान पर हैं इस सूची में। और देखिए ये दोनों बहुत ही चर्चित नेता हैं। देखिए अमेरिका और ब्रिटेन ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, इसलिए इनके जो लीडर्स हैं इनकी रैंकिंग मैंने बताई। जो बिडेन 6वें स्थान पर और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन 10वें स्थान पर हैं और पीएम मोदी तो पहले स्थान पर हैं ही। और देखिए सूची में दूसरे स्थान पर आपके लोपेज ओब्राडोर हैं, तीसरे स्थान पर मारियो द्रागी हैं, चौथे स्थान पर एंजेला मार्केल हैं और 5वें स्थान पर स्कॉट मॉरिसन हैं और 6वें स्थान पर इसमें जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, 7वें स्थान पर इसमें जस्टिन ट्रूडो हैं जो कि कनाडा के पीएम हैं, और इसमें जो है जापान के पीएम फूमियो किशिदा 8वें स्थान पर हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जो है ये 9वें स्थान पर हैं। बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं 10वें स्थान पर हैं और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो है ये सूची में 11वें स्थान पर हैं। 12वें स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और 13वें स्थान पर आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। ठीक है, तो ये मैंने सूची टोटल 13 लोगों की बता दी। जो दुनिया के टॉप 13 कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनकी रैंकिंग मैंने बता दी कौन किस स्थान पर है। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न
लोकप्रिय नेताओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आदित्य नारायण हैं, जो कि उदित नारायण के बेटे हैं और काफ़ी पॉपुलर टीवी होस्ट हैं, ठीक है, तो इनको जो है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी कि अब ये आदित्य नारायण से जो है डॉक्टर आदित्य नारायण बन गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण हैं, इनको क्या दिया गया है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखना है। 12वां अगला प्रश्न है कि 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मत छोड़ा कीजिए एग्जाम में, तो ये भी एक प्रश्न आ गया आपके सामने एनवायरनमेंट वाला। प्रश्न क्या है कि 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए एयर प्रदूषण पॉल्यूशन के मामले में भारत का विश्व में 168वां स्थान है। ठीक है, देखिए ये जो टोटल सूची जारी की गई थी द्विवार्षिक जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें कुल दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है और इस 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जो है किस स्थान पर रखा गया है, 168वें स्थान पर। और आपको बता दूं, देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो ये जो है इस 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 190वें स्थान पर है। पाकिस्तान 142वें, नेपाल 145वें, बांग्लादेश 162वें स्थान पर है। तो इन सभी देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी खराब है पर्यावरण के मामले में, यानी कि एयर पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ते जा रहा है। देखिए ये जो सूचकांक है द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, तो इस सूचकांक के मुताबिक जो आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका है ये 24वें स्थान पर है और इस सूचकांक में इजराइल 29वें स्थान पर है, रूस 58वें, सऊदी अरब 90वें और चीन 120वें स्थान पर है। ठीक है, इन सब ने जो है भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है इस 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप भी योगदान कीजिए, 2-4 पेड़ लगाइए। हर बरसात में कम से कम 10 पेड़ तो लगा दो यार सड़क के किनारे, उनमें से 1-2 तो बच ही जाएंगे। ठीक है, अगर एक पेड़ भी एक साल में आपने लगा दिया, वो तैयार हो गया, तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ा योगदान दिया राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और खुद अपने लिए शुद्ध ऑक्सीजन पाने के लिए पेड़ जरूर लगाएं। 8वां प्रश्न है कि चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई। तो देखिए वांग यापिंग, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। वांग यापिंग जो है ये स्पेस में वॉक करने वाली है, यानी अंतरिक्ष में टहलने वाली जो है पहली महिला बन गई हैं, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं चीन की। देखिए चाइना मेंड स्पेस एजेंसी ने एक बयान में भी हाल ही में कहा है कि चीन के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार था जब एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। देखिए चीन ने भी हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने पहले सेंजू 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था। यहाँ पे अंतरिक्ष में जो उसका चीन का स्टेशन बन रहा है, उसमें कुछ वर्क वगैरह था उसी को करने के लिए। तो उसी दौरान इन्होंने कहा चलो एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ये अंतरिक्ष में लगभग 5 से 6 घंटे इन्होंने बिताए और उसके बाद ये जो है चीन की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, यानी कि अंतरिक्ष में वॉकिंग की है। ठीक है, तो चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं, वांग यापिंग। ये नाम रट लीजिए अगर आपको एक नंबर चाहिए तो। अगला कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की। तो देखिए अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में टोटल 75% आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की है। देखिए ये नियम क्या है, ये अधिसूचना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा। देखिए हरियाणा में किसकी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर की, और इन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा मैं देने जा रहा हूँ। और ये तोहफा क्या है, इन्होंने कहा कि जो हरियाणा के जो मूल निवासी होंगे, ठीक है, तो हम जो ये कानून ला रहे हैं इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां होंगी, ठीक है, हरियाणा में खासतौर से जितनी भी फैक्ट्रीज कंपनियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो उन नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर 100 सीटें हैं प्राइवेट जॉब की, तो उनमें जो है 75 सीटें रिजर्व रहेंगी हरियाणा के लोगों के लिए। और ये कानून जो है ये 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा।
और इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। और इसमें एक लिमिटेशन भी था। पहले ये था कि जो ये 75% जो आरक्षण है केवल उन्हीं जॉब से, यानी कि जो वो पोस्ट जो जिनकी मंथली सैलरी कितनी होती है 50,000 तक की जितनी नौकरियां थी, ठीक है, उन पर ये आरक्षण लागू हो रहा था। लेकिन अब इसको 30,000 कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कोई पोस्ट है और उस पोस्ट में क्या है कि सैलरी जो है जो भी व्यक्ति अपॉइंट होगा उसको 30,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। तो ऐसी नौकरियों में 75% आरक्षण हुआ है, बाकी की नौकरियों में नहीं हुआ है। जो हाई सैलरी वाली जो पोस्ट हैं उनमें कंपनियों को फ्री रखा गया कि आप अच्छे से अच्छा कैंडिडेट रखो, ताकि भाई आपको कंपनी भी तो चलानी है, ठीक है। तो जितने भी मतलब ये हमें लगता है ग्रुप सी वाले जो पोस्टेज होंगी, ठीक है, तो वही इसके दायरे में आएंगी, क्योंकि 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको हरियाणा में रहना है, काफ़ी महंगा शहर है। तो हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की अधिसूचना हाल ही में जारी की, इसको याद रखिएगा। 10वां है कि हाल ही में किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच का निधन हो गया। तो देखिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच थे तारक सिन्हा। देखिए तारक सिन्हा ने मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरिंदर खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रोमेलीधर, आशीष नेहरा और शिखर धवन आपके जो हैं और ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। किसने? तारक सिन्हा ने। तो तारक सिन्हा जो है इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए इस पुरस्कार को मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक साउथ अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, इनका निधन हो गया था। तो इनको जो है मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए आपको बता दूं, इनको जो है ये पुरस्कार अभी हाल ही में बृहन मट्ट द्वारा बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पुरस्कार। देखिए जो पुनीत राजकुमार हैं इनके बारे में बता दूं, उनको प्यार से लोग अप्पू कहते थे, ठीक है। तो अप्पू कहे जाने वाले पुनीत, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को चेन्नई में हुआ था, ये एक अभिनेता, पार्श्व गायक और टेलीविज़न प्रस्तोता और निर्माता भी थे। और देखिए इनके पिता मैथिनी आइडल जो राजकुमार थे, ठीक है, तो इनके ये बेटे थे। और इनके बेटे जो पुनीत है, इन्होंने 29 फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया था। और ये चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी इन्होंने, यानी पुनीत राजकुमार ने काम किया था। बात करें अगर बसव श्री पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करके लोगों को उनके संबंधित क्षेत्रों में समाज की सेवाओं के लिए सम्मानित करता है। यानी कि जो भी भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं और समाज की सेवा करते हैं, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। और ये चित्रदुर्गा बृहनमुट्ट द्वारा 1997 से प्रस्तुत किया जाता है, ये बसव श्री पुरस्कार। और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद यानी कि कैश प्राइज और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। और ये पुरस्कार अब तक पीटी उषा को दिया चुका है 2009 में, मलाला यूसुफजई को 2014 में ये पुरस्कार दिया गया था, 2016 में पी साईनाथ को दिया गया था, और ये 2020 में जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो बसव श्री पुरस्कार काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना है। देखिए पुनीत राजकुमार कई सारे अच्छे काम भी करते थे। ये अनाथालय चलाते थे, 1800 बच्चों को जो है ये फ्री में एजुकेशन देते थे, बच्चियों को। और बहुत सारे ऐसे इनके ट्रस्ट वगैरह थे जिनसे लोगों का कल्याण होता था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रहा कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का पहला डिजाइन डिलीवर किया, बताइए कंपनी का नाम क्या है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाता है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है, तो ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और दूसरा था कि कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा,
तो देखिए ये देश आपका यूनाइटेड किंगडम है। और दूसरा था कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को समाप्त करने और उलटने का वादा किया, तो ये वर्ष 2030 है। और चौथा था कि हाल ही में IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चुंड्राडाइट उल्कापिंड में किस खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है, तो देखिए इस खनिज का नाम है ब्रिजमेनाइट। इसके बारे में जानना है डिटेल में तो परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर डालेगा। और पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया, तो ये मंत्रालय आपका है रेल मंत्रालय। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।